गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके लिए पूरे प्रोज बुक से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सारे हम कवर करेंगे, सारे चैप्टर से सारे एमसीक्यू। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रोज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सेंटेंस टाइप क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया तथा सप्लीमेंट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए। आपको मेरे चैनल पर वीडियो सेक्शंस में आपको वो सारी वीडियो मैं जो बता रहा हूँ आपको वहाँ मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नया आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में उनका हेल्प हो सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पहला हम लोग चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, अ लेटर टू गॉड। आप देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ठीक है, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो लेंचो का जो घर था ना वो टॉप ऑफ हिल पे नहीं था, ना ही बॉटम ऑफ हिल पे था। लेंचो का घर टॉप ऑफ ए लो हिल, पहाड़ निचली पहाड़ी के एक चोटी पर स्थित था। लेंचो का घर निचली पहाड़ी के एक चोटी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला एमसीक्यू। आइए चलते हैं दूसरे एमसीक्यू पर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पहला वाला एमसीक्यू है 2023 के डीएम सीरीज में भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखते रहिए। अब एक एक को हम समझाते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं एमसीक्यू दूसरे पर। दोस्तों जो दूसरा एमसीक्यू है इसमें पूछा है व्हाट वाज द ओनली, क्या पूछा है दोस्तों, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स, मतलब एकमात्र वस्तु दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार पृथ्वी को एकमात्र किस वस्तु की आवश्यकता थी। ठीक है, अब इस शावर में से होता है क्या, फव्वारा, जैसे हम कह सकते हैं बारिश को बूंदे, स्नोफॉल मतलब बर्फ का गिरना, स्ट्रॉन्ग विथ तेज हवाओं का, कि सनलाइट में सूर्य के प्रकाश का। तो जो लेंचो था ना उसके क्या था, जब उसकी फसल लहला रही थी तो उसने सोचा कि अब जैसी बारिश होगी तो मेरी फसल क्या होगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जो लेंचो था उसकी फसल को किसकी आवश्यकता थी, ए शावर यानी बरसात की कुछ बूंदों का। वैसे तो बरसात का हिंदी होता है फव्वारा, लेकिन यहाँ क्या लेंगे कि लेंचो के अनुसार पृथ्वी को एकमात्र जो चीज़ों की आवश्यकता थी वो बरसात की कुछ बूंदों की। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं तीसरे पर। वेयर मीन्स कहाँ से डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो कहाँ से बारिश की बूंदों को आने की उम्मीद जता रहा था। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, चौथा क्या है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विद। लेंचो ने वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना किससे की थी। ठीक है, लेंचो ने जो छोटी बूंदें थी उसकी तुलना पियर्स की थी, मनी मोतियों से, और जो बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना क्या की थी, सिल्वर कॉइन से। ठीक है, आइए चलते हैं अब अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवा क्या एमसीक्यू कहता है, व्हिच क्रॉप, कौन सी फसल, वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, कौन सी फसल लेंचो के खेत में क्या थी, पक रही थी या पकी हुई थी। तो क्या चावल था नहीं, बरली में जौ था नहीं, इनमें से कोई था नहीं, मतलब इसमें से क्या था, कॉर्न। उसके फसल में क्या थी, और खेत में कॉर्न बोया गया था। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि मुझे सारे चैप्टर के एमसीक्यू को आज कवर करना है वो प्रोज बुक के। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 6 पर। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, क्या चीज़ ने लेंचो के खेत को बर्बाद कर दिया। तो क्या हैवी रेनफॉल, अत्यधिक बारिश ने, हेलस्टोन ओलो ने, लैंडस्लाइड भूस्खलन ने, फ्लड मीन्स बाढ़ ने। तो लेंचो के खेत को कोर्स ने बर्बाद कर दिया, हेलस्टोन मीन्स ओलो ने। ठीक है, देखिए दोस्तों सातवां में एमसीक्यू में पूछा है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट कवर इन, यानी जब बारिश पूरी तरह से बंद हो गई, जब लेंचो अपने खेत को देखता है तो उसको क्या कहता है कि उसकी खेत पूरी तरह से किससे बीत चुकी थी या किस तरह के चादरों से ढक चुकी थी। तो क्या इसमें आंसर होगा सॉल्ट, शुगर में चीनी होगा नहीं, बर्फ में होगा नहीं,
इलेक्ट्रोस्मिस होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट होगा। आइए 8वां का चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन पूछा है यानी एमसीक्यू में, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने जो थोड़े बहुत क्या था, डैमेज मीन्स खराब होने की। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है लेंचो कंपेयर द क्वांटम डैमेज ऑफ विद। लेंचो ने जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना किससे की थी? अटैक बाय रेट, चूहे से, अटैक बाय क्रो, कौवे से, कि इलेक्ट्रोस्मिस, टिड्डियों से, किन में से कोई नहीं। तो लेंचो का जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना उसने किससे की थी? टिड्डियों से। तो प्लग ऑफ लक्टस। ठीक है, आइए चलते हैं अपने 9वें एमसीक्यू की तरफ। 9वां हमारा है, व्हाट वाज द ओनली होप लिव्ड इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली। लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र उम्मीद किसकी थी? यह लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र उम्मीद किसकी थी? ठीक है, तो लेंचो के परिवार जब उसकी पूरी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गया था तो लेंचो क्या कहा था कि इस दुनिया में कोई भी भूख के बिना नहीं मर सकता, भगवान हमारी मदद अवश्य करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से उम्मीद। देखिए दोस्तों, आगे क्या पूछा है, हाउ डिड लेंचो डिसाइडेड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। लेंचो अपने आखिरी उम्मीद तक पहुंचने की कोशिश कैसे करता है? फिर से समझिए, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, यानी लेंचो अपनी आखिरी उम्मीद तक पहुंचने की कोशिश कैसे करता है? लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी? भगवान को पत्र लिखना। तो क्या करता है? अपने वो पत्र के माध्यम से भगवान को कंटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो थ्रू ए लेटर, यानी पत्र के माध्यम से। आइए चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, लेंचो रेट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पिसोस। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा कितने पिसोस मांगने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 100 पिसोस। ठीक है, लेंचो भगवान से कितने पिसोस की मांग करता है? 100 पिसोस की। ये क्वेश्चन देखिए 2023 की डीसी सीरीज में आया हुआ है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर, क्वेश्चन नंबर यानी एमसीक्यू नंबर 12 पर। अब देखिए 12वां क्या है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, यानी जब पोस्टमैन पत्र को सबसे पहले देखता है तो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है? यानी जब पोस्टमैन, जब जैसे ही लेंचो उस पत्र को डालता है तो वो पत्र जब पोस्टमैन देखता है तो उसमें भगवान को एड्रेस के नाम से लिखा होता है। तो जैसे ही पोस्टमैन इस पत्र को देखता है तो उसे लगता है कि अरे मैंने आज तक ऐसा एड्रेस तो कहीं देखा ही नहीं है। और जब ये पत्र को पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है। ठीक है, तो क्या करने लगता है? पत्र को पाके हंसने लगता है। ठीक है, लव होल हार्टली, यानी पूरे हृदय से क्या करने लगता है? हंसने लगता है उसके पत्र को पढ़कर। आइए आगे देखते क्या है। देखिए दोस्तों, अब इसमें पूछा है, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी पोस्ट मास्टर जो एक मोटा व्यक्ति, एमिएबल मीन्स प्रसन्नचित या मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल मीन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट मास्टर एक फैट मीन्स मोटा व्यक्ति था, एमिएबल मीन्स प्रसन्नचित या मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ एमिएबल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब ये होता है क्या? मित्रता पूर्वक। आइए चलते हैं क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू नंबर 14 पर। अगला है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी इंक एंड पेपर और गुडविल के अलावा लेंचो के पत्र के जवाब देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? यानी सहानुभूति तो था, लेकिन उसके अलावा उसके लेंचो की सहायता करने के लिए पोस्टमैन को और किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो लेंचो को किसकी ज़रूरत थी? पैसे की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचा? ठीक है, या उसने जब उसको क्या करते हैं, उसने मांगा था 100 पिसोस, उसको मिलता है 70 पिसोस, तो 30 पिसोस कम रहता है। तो जैसे उसने 30 पिसोस कम देखता है तो वो सोचता है कि क्या है, जो पोस्ट ऑफ मैन कर्मचारी हैं वो क्या है? बंच ऑफ स्क्रॉक्स हैं, यानी बेईमानों के झुंड है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसा देखिए यहाँ टिक भी किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 के डीएन सीरीज में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए इसमें क्या है, द पोस्ट मास्टर डाकिया वॉज भी था एमिएबल मीन्स क्या बताया था अभी हम प्रसन्नचित या मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला। फिलो मीन्स ठीक है, उसके कैसा व्यक्ति था जैसे। तो अब इसके पहले जस्ट आपने देखा था कि पोस्ट मास्टर एक मोटा तथा मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फैट। आज चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए लास्ट क्या है एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट से, लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा पत्र
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, दिस ईयर मीन्स ये साल, मैं और मेरा परिवार इस साल चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? तो इसके कहने का मतलब था कि भगवान, यदि आप मेरा इस वर्ष मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाऊँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा? हंगर। इसका आंसर क्या होगा? यानी मैं और मेरा परिवार भूख से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये ऐसा लेंचो कहता है। इसका देखिए एक 2023 के डीएल सीरीज में आया हो दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो है ये चैप्टर नंबर 2 नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से है। ठीक है दोस्तों, आइए क्या लिखा है? व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी शपथ ग्रहण समारोह कब होता शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी 10 मई को। शपथ ग्रहण समारोह कब होता है? 10 मई को, याद रख लीजिएगा। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या थे? राष्ट्रपति थे, उसके अलावा 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले, यानी तीसरे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें पूछा है इट वॉज ए सेलिब्रेशन, यह क्या था? यह उत्सव का माहौल था। और साउथ अफ्रीका में यह क्या था? एक उत्सव का माहौल था। फर्स्ट गवर्नमेंट में पहली सरकार की, यानी किस प्रकार की सरकार की उत्सव का माहौल था? यानी जो साउथ अफ्रीका में जो पहली बार ये सरकार बनी थी, किस प्रकार की सरकार थी? यानी डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक की, नॉन रेशियल मीन्स बिना जाति भेदभाव के। यानी जो ये सरकार बनी थी बिना मतलब कैसे थी? बिना भेदभाव के या बिना जाति भेदभाव के। और कैसी सरकार थी? प्रजातांत्रिक थी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, अब पूछा है व्हाट चेंज, कौन सा बदलाव इंटरनेशनल मीन्स बड़े बड़े नेताओं को या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को टू साउथ अफ्रीका लाता है। ठीक है, यानी किस तरह के बदलाव बड़े बड़े नेताओं को साउथ अफ्रीका पर लाता है, यानी साउथ अफ्रीका लाता है। तो ये क्या होगा? एंड ऑफ अपार्थाइड, मतलब रंग भेद की नीति जो वहाँ थी खत्म हो चुकी थी। इसी कारण क्या हुआ था कि सभी नेता यानी विश्व के सभी बड़े बड़े नेता एक ही मंच पर एक साथ क्या हुए थे? बैठे हुए थे, बिना किसी भेदभाव के किए हुए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला है दोस्तों, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, यानी देश को किससे आज़ाद होने की जरूरत थी? फिर से समझिए, व्हाट वाज इट द नेशन दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, यानी देश को किससे आज़ाद होने की जरूरत थी? पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, जेंडर डिफरेंस मीन्स लैंगिक भेदभाव से, डिप्रिवेशन मीन्स डिप्रिवेशन, यानी इन तीनों से इनको आज़ाद होने की क्या थी? जरूरत थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द स्पेक्टुलर एरी ऑफ द साउथ अफ्रीका जेट्स इज द डिस्प्ले ऑफ, यानी साउथ अफ्रीका की जो ऊपर जो जेट जहाजें उड़ रही थी वो किसका प्रदर्शन कर रही थी? यानी जो साउथ अफ्रीका की भूमि पर जो ऊपर जहाजें उड़ रही थी वो किसका प्रदर्शन कर रही थी? तो वे जहाजें मिलिट्री ऑफ प्रिसिशन और बोथ ए एंड बी, यानी मिलिट्री लॉयल्टी एंड डेमोक्रेसी का, ये दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी का प्रदर्शन कर रही थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है हु मिस किसे डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसे धन्यवाद करना चाहते थे बट कुड नॉट, धन्यवाद नहीं दे सके? अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी अफ्रीकन जो देशभक्त थे उनको मंडेला क्या करना चाहते थे? धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन वो धन्यवाद नहीं दे पाए। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की सबसे बड़ा धन क्या होता है? मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन लोग होते हैं, या वहाँ की जनता होती है, वहाँ की प्रजा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ मैंने टिक भी किया है। अब आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड मंडेला लर्न, मंडेला ने क्या सीखा अबाउट करेज में, साहस से? मंडेला ने साहस से क्या सीखा? इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, यानी डर पर विजय होना ही क्या कहलाता है? साहस कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, यानी डर पर विजय पाना ही क्या कहलाता है? असली साहस कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है? वाई वर टू नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? तो पहला क्या है? टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता दिखाने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए। तो दोनों के लिए था।
तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है दोस्तों, व्हाट कम मोर नेचुरली टू व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार हृदय से प्राकृतिक तरीके से बाहर क्या आता है। वो क्या था, घृणा तो आती नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, एन्यूटी भी नहीं होगा, रिकॉल डिस्क्रिमिनेशन जाति भेदभाव नहीं होता। अब क्या आता है, प्रेम, यानी लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह क्या होता है, ये किसी के हृदय से आता है। इसे किसी के लिए प्रेशर या दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड नेशनल मंडेला ज्वाइन, नेशनल मंडेला किस प्रकार की पार्टी को ज्वाइन किया था। देखिए क्वेश्चन 2023 के डीएम सीरीज में आया हुआ है। तो नेशनल मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों तरफ। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड दोनों नहीं फ्री थे। ठीक है, मंडेला के अनुसार ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों फ्री नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। इसने पूछा है, ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है। तो क्या लिखेंगे, ए पर्सन ऑफ हर्टेड, यानी ए प्रिजनर ऑफ हर्टेड। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है उसे हम कहते हैं ए प्रिजनर ऑफ हर्टेड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट बिगिन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम, किसने मंडेला की स्वतंत्रता की भूख को बढ़ा देता है। द फैक्ट दैट, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, यानी वे सत्य जो उनसे पहले ही छीने जा चुके थे, यही कारण था किसने मंडेला को स्वतंत्रता की भूख को क्या किया, बढ़ा दिया। अगला है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से कि सबसे पहले काले व्यक्ति क्या बने थे, वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका इन द मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, यानी डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक चुनाव के किस वर्ष चुनाव में मंडेला प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी उस नए राष्ट्र के प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव के किस वर्ष चुनाव में मंडेला सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने। इसका आंसर हो जाएगा 1994 में। अब जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। जो पहली इसमें स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये था, और दूसरा क्या था, अब ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इसमें से हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है क्या है, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन एयर, जो एरोप्लेन थी हवा में क्यों क्या कर रही थी, लहर रही थी। ठीक है, इट वॉज ए डार्क नाइट, क्योंकि अंधेरा रात था। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, हाँ क्योंकि जो रात था वो क्या था, तूफान से भरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल को बुलाने का यानी उन्हें कॉल करने का कारण क्या था। ठीक है, तो इसका था टू नो अबाउट ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी दिशा जानने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी जो पायलट थे वो क्या थे, अपनी दिशा भूल चुके थे और दिशा को जानने के लिए वो पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। इसमें पूछा दोस्तों, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड, सीगल क्यों थक चुका था। ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने के कारण, ड्यू टू स्टेज एक्सरसाइज, विचित्र के अभ्यास के कारण, ड्यू टू क्राइंग मिस, रोने के कारण, नॉन ऑफ द मिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बचा था, विचित्र तरह के अभ्यास होने के कारण वो क्या चुका था, थक चुका था। तो इसका ऑप्शन नंबर भी होगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, यानी यंग सीगल यानी नौजवान या छोटे नवजात सीगल पक्षी को मछली का टुकड़ा कौन देता है। तो नवजात मछली के यानी जो पक्षी था, छोटा पक्षी, उसको मछली का टुकड़ा उसकी माँ देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर सीगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनी थिंग्स, क्या पायलट क्या करने के लिए योग्य नहीं था। तो इसमें जब वो हवा में था तो ऐसा कौन सा कार्य था जिसको करने के लिए वो योग्य नहीं था। सुनने, देखने, सुनने, बोलने की, इनमें से सभी। ठीक है, तो जब वो हवा में था तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो कुछ देखने के योग्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, यानी पायलट के जहाज का कौन सा उपकरण सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। तो पायलट के जहाज का सबसे पहले जो काम करना बंद करता था वो क्या था, कंपास था। ठीक है दोस्तों, और अगला है, व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट,
यानी सीगल पक्षी सीगल जो मदर थी वह उसके लिए कौन से भोजन लेकर आती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वर्म अर्थवर्म मीन्स कीड़े मकोड़े, फिश मीन्स मछली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मीन्स मछली उसके लिए लेकर आती है। ठीक है, यानी जो सीगल पक्षी थी उसकी माँ उसके लिए कौन सी भोजन लेकर आती है, मछली लेकर आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। पायलट किसको लेकर दुखी नहीं था। ठीक है, पायलट किसको लेकर दुखी नहीं था, तो इसका क्या था, मिसिंग हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टियों को छूटने के कारण। ठीक है, वो दुखी नहीं था। कि ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, मतलब तूफान में चलाने के कारण। रिस्किंग लाइफ ऑफ द फेलो पैसेंजर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी, इन दोनों का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट किस प्रकार के खतरे को उठाता है। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस वापस जाने का। मिसिंग द ब्रेकफास्ट ऑफ डिजायर्ड, अपने मतलब नाश्ते को करने की इच्छा का। ठीक है, ही टुक नो रिस्क, वह कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, वो सीधे यानी उस तूफान में सीधे डकोटा जाने का क्या कर रहा था, उड़ने का प्रयास कर रहा था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। ठीक है दोस्तों, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, यानी अपने रास्ते में वो किस प्रकार के मतलब किस कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करता है। जब वो क्या करता है, अंधेरे मतलब तूफान में फंस जाता है आकाश में, तो किस कंट्रोल रूम से सबसे पहले कॉन्टेक्ट करता है। तो जो सबसे पहले कॉन्टेक्ट करता है वो कंट्रोल रूम का नाम क्या था, पेरिस कंट्रोल रूम। ठीक है, आइए अगला क्या है, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यानी पायलट जो था वो कहाँ से कहाँ के लिए उड़ रहा था। तो पायलट जो था फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था। ठीक है, याद रखिएगा जो पायलट था वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था। उसने सबसे पहले पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, यानी जो पायलट था कहाँ से कहाँ तक के लिए उड़ रहा था। ठीक है, जो पायलट था फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था, यानी पायलट फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था, याद रखिएगा। यानी जो पायलट था सबसे पहले पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, फिर उसके बाद वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए क्या करता है, जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन थे, लाइम ओ फ्लैहर्टी। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, लाइम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज पेरेंट्स थ्रेटन्स विद इफ ही डिड नॉट ओबे। इसमें पूछा है दोस्तों, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन, उसके माता पिता किस बात की धमकी दे रहे थे, हिमिस उसे, विथ इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे, यदि वो नहीं उड़ेगा। यदि वह नहीं उड़ेगा तो उसके माता पिता किस प्रकार की धमकी दे रहे थे। तो सीगल पक्षी के बारे में है, याद रखिएगा। तो वो क्या कर रहे थे, टू स्टेप हिम, मतलब वो कह रहे थे कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो मैं तुम्हें भोजन नहीं कराऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टेप हिम। देखिए अगला जो हमारे लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपके चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या था, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, यानी किस विषय पर एनी को लिखना था। यानी जब उसे ऐसे मिला था तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट पर लिखना था, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मीन्स बात करने की आवश्यकता पर। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, एनी के द्वारा किस ऐसे पर, यानी एनी के द्वारा जो निबंध लिखे गए थे वो किस सब्जेक्ट या किस विषय पर थे, तो किस पर थे, ए चैटर बॉक्स पे। ठीक है, अगला क्या है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, एनी अपने के पिता के बारे में कैसा वर्णन करती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट एवोरेबल फादर, यानी सबसे ज़्यादा प्रेम या स्नेह करने वाले पिता के रूप में। यानी एनी अपने पिता के बारे में बताती है कि उसके पिता बहुत ज़्यादा प्रेम तथा स्नेह करते थे उससे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। और अगला क्या है, हु इज़ एनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनी का जो मित्र था वो कौन सा था। जो एनी के मित्र कौन था, पेन तो था नहीं, कैट बिल्ली थी नहीं, और उनकी मित्र कौन थी, डैरी थी। क्योंकि एनी के पास और कोई दोस्त था नहीं, इसलिए अपने विचारों का वर्णन करने के लिए एनी क्या करती है, एक डायरी रखती है। ठीक है, अगला है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वे अपनी डायरी की शुरुआत कैसे करना चाहती थी। हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, यानी वो अपनी डायरी की शुरुआत किससे करना चाहती थी, बाय गिवन एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय देकर। वह अपनी डायरी की शुरुआत क्या किससे करना चाहती थी, एक परिचय देकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑन विच डेट, किस तारीख को, एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ द मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी, यानी अपने डायरी में एनी किस तारीख को मिस्टर किसिंग की हुई घटना को क्या करती है, दर्शाती है या वर्णन करती है। कहने का मतलब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि इसमें पूछा है ऑन विच डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ
इन मिस्टर किसिंग इन क्लास इन हर डायरी, यानी एनी फ्रैंक अपने डायरी में कक्षा में मिस्टर किसिंग के साथ हुई घटना घटित को, यानी मिस्टर किसिंग के साथ जो घटना घटित हुई थी उसको किस तारीख को मेंशन करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जून 1942, यानी 22 जून 1942। अगला क्या है, विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर, यानी किस शहर में मार्गोट उसकी बहन तथा दादी माँ को रहने के लिए भेज दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्चेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्चेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनी फैमिली, एनी के परिवार में एकमात्र जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन बचता है। तो एकमात्र जो जीवित रहने वाला व्यक्ति जो बचते हैं वो क्या थे, एनी के पिताजी थे। कौन थे, एनी के पिताजी। अब अगला है, हाउ मेनी सिबलिंग डिड एनी हैव, एनी के कितने सखी भाई बहन थे। ठीक है, तो एनी की जो एकमात्र सखी बहन थी एक ही थी, वो जो उससे बड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके और कोई भाई और कोई नहीं थे, उसके केवल एकमात्र एक बड़ी बहन थी। ध्यान से देखिएगा, व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश विच, यानी उसका किताब किस नाम से प्रकाशित होता है। यानी जो एनी की किताब थी किस नाम से प्रकाशित होता है। एनी की जो किताब थी वो प्रकाशित होती है द यंग क्या, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी जो एनी की जो किताब थी वो या डायरी थी वो किस नाम से प्रकाशित होती है, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से। ठीक है, लास्ट वाला है मतलब 11वां है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट से, उसने अपने अंतिम निबंध में क्या लिखा। उसने अपने अंतिम निबंध में क्या लिखा, ए फनी पोएम, एक मजेदार या मजाकिया कविता। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, यानी किस मुख्य मेन भाषा में या किस मुख्य भाषा में डायरी लिखी गई थी। तो जो डायरी लिखी गई थी वो डच भाषा में थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो डायरी लिखी गई थी वो डच भाषा में थी। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग यूनाइट विथ हर, मिस्टर किसिंग उससे चिंतित क्यों थी। जिसका आंसर हो जाएगा सी वॉज टॉकटिव, क्योंकि वो ज़्यादा क्या थी, बात नहीं थी। अगला है, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी। बिकॉज सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, कोई उसका घनिष्ठ मित्र नहीं था इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। ठीक है, अब इसका है आगे देखिए क्या पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 2023 के डीएन सीरीज में आया हुआ है। अगला है, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप, एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी। ये सी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, वो डायरी रखने के बहुत शौकीन थी। सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक, उससे बात करने के कोई दोस्त नहीं थे। एंड शेयर हर फीलिंग, जिससे वो अपनी भावनाओं को बता सके, यानी उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे जिससे वो अपनी भावनाओं को बता सके, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। अगला है, द पोएम वॉज अबाउट, यानी जो कविता थी किसके बारे में थी, ए मदर डक के बारे में थी, और कौन सा स्वान थे, और ए फादर स्वान था। यानी जो कविता थी जो उसका लास्ट वाला, ए मदर डक एंड फादर स्वान के बारे में थी। ये क्वेश्चन 2023 के डीके सीरीज में आया हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो रहेगा ग्लैम्पिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसका आंसर हो जाएगा लूसिया रोड्रिगेज। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग, इसका हो जाएगा लोकेश एब्रोल। कौन सा, हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग के लेखक कौन है, लोकेश एब्रोल है। ठीक है, व्हाट आर द बेकर्स नो एज इन गोवा, बेकर को गोवा के में किस नाम से जाना जाता था, पेडर के नाम से। ठीक है, क्या, पेडर के नाम से बेकर को गोवा में जाना जाता था। द बेकर वॉज आल्सो देयर, बेकर वहाँ इसलिए रहता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ उससे अच्छे दोस्त भी थे, कंपेनियन भी था और गाइड भी था, इन तीनों रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये वो बेकर वहाँ रहा करता था। अगला है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, चिल्ड्रन किसकी इच्छा रखते थे। चिल्ड्रन क्या थे, जो बच्चे थे वो ब्रेड बेंगल की इच्छा रखते थे, इसलिए इसी के लिए वे क्या करते थे, गलियों में दौड़ते इधर उधर भागते रहते थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, वॉज कॉल्ड कबाई, कबाई किसे कहा जाता था, बेकर के ड्रेस को। याद रखिए, कबाई किसको कहा जाता था, बेकर का जो ड्रेस होता था उसे क्या कहा जाता था, कबाई कहा जाता था। कुर्ग इज ए कंट्री, कुर्ग किसके लिए फेमस कंट्री है, क्या बताया था मैंने, कुर्ग इज ए फेमस कंट्री, कंट्री में जो गांव की सीमा होती है उसके लिए। यानी कुर्ग किसके लिए फेमस था दोस्तों, कुर्ग फेमस था किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। अगला है, द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, यानी जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट प्रमुख थे, ठीक है, वो कहाँ से थे, कुर्ग से। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख चीफ थे या मुख्य थे वो कहाँ से थे, कुर्ग से थे। अगला है, रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम,
यानी कुर्ग के लोगों को कहाँ किस नदी से पानी प्राप्त होता था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है। व्हाट आर द एक्टिविटी अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में किस प्रकार की क्रिया उपस्थितियां शामिल थी। ठीक है। ऑल ऑफ एबव यानी रिवर राफ्टिंग का, कैनियनिंग का, माउंटेन बिकिंग का, यानी इन सारी एक्टिविटीज यानी क्रिया वहां पर मौजूद थी। ठीक है, कहाँ पे, कुर्ग पे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, व्हाट इज रैपिलिंग। ठीक है, रैपिलिंग क्या होता है, यानी रैपिलिंग का मतलब होता है जब चट्टानों पर रस्सियों के माध्यम से हम नीचे उतरते हैं तो उसे ही कहा जाता है रैपिलिंग कहा जाता है। लिखा है ना, देखिए, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। इसका लिखा है, वॉज राजवीर ए फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी, क्या राजवीर डिटेक्टिव स्टोरी को पसंद करता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, देखिए, द वर्ड्स यानी शब्द लाइक चाय एंड चीनी, जो चाय और चीनी शब्द है ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से उत्पत्ति हुए हैं, जो चाय और चीनी शब्द है वो कहाँ से निकले हैं, चाइना से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लोर्स एंड स्पोर्ट्स पीरियड, तो स्पोर्ट्स ये कब था, इसका आंसर हो जाएगा मई एंड जुलाई। अब अगला जो हम क्वेश्चन लेंगे दोस्तों वो है आपका चैप्टर नंबर 6 मिसबिल द ऑर्डर से, हु इज द ऑथर ऑफ द मिसबिल द ऑर्डर, इसका आंसर होगा गेविन मैक्सवेल। ठीक है, यानी गेविन मैक्सवेल मिसबिल द ऑर्डर के राइटर हैं। देखिए लिखा है, अर्ली इन द न्यू ईयर, यानी न्यू ईयर्स की शुरुआत में 1956, यानी 1956 के न्यू ईयर्स की शुरुआत में मैक्सवेल कहाँ की यात्रा करता है, साउथर्न इराक की। ठीक है, अब देखिए, वेयर डज द ऑथर लिव, ऑथर कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। ऑथर कहाँ रहता था, लंदन में। लिखा है, हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव, कितनों दिनों बाद लेखक का पत्र आता है, तो लेखक का पत्र 5 दिनों के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ऑटर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाई, यानी ऑथर यानी लेखक के द्वारा ऑटर लाया जाता है। ठीक है, कहाँ से, ठीक है, तो टू अरब के लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी लेखक के द्वारा ऑटर, ठीक है, किसके द्वारा लाते हैं, यानी जो लेखक था किसके द्वारा ऑर्डर मंगवाता है, तो 2 अरब के लोग थे उन्हीं से मंगवाता है। इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपैथी, एपैथी का मतलब होता है जिसमें इच्छाओं की कमी होता है। ठीक है, तो इससे लिखा है ना, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इच्छाओं की अनुपस्थिति होना, यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। इन द बिगनिंग यानी प्रारंभ में, द ऑटर वॉज, ऑटर कैसा था, यानी जब वो आया था शुरू में लेखक के घर तो वो कैसा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एलूफ एंड इंडिफरेंट। ठीक है, इसका है 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपेलिंग स्पेक्टल्स, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपेलिंग स्पेक्टल, इसका मतलब होता है एक जो दर्दनाक सिंह या एक भयानक जो दृश्य होता है उसी को हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ए शॉकिंग सीन, मीन्स एक विचित्र दृश्य। ठीक है, इसने पूछा है अपने, व्हाट डिड मिज डू द बॉक्स, मिजी ने बॉक्स में क्या किया। ठीक है, वो क्या करता है जब उसे बॉक्स में रखती है ऑथर ले जाते मतलब दूसरे देश ले जाने के लिए, तो क्या करता है उस बॉक्स को क्या करता है, फाड़ देता है, टूर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स को फाड़ देता है। अगला क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लूसिव हैबिट्स, कंप्लूसिव हैबिट्स, हैबिट्स मीन्स एक ऐसी हैबिट्स जिसे आप चाह कर भी छोड़ा ना पाए। ठीक है, चाहते हैं छुड़ाना लेकिन छोड़ा ना पाए, उसी को हम कहते हैं कंप्लूसिव हैबिट्स। ठीक है, हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यानी एक ऐसी आदत जिसे नियंत्रण न किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाई अगला क्या है, व्हाट कीप मिजी इंगेज विद दे शिफ्टेड टू लंदन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पिंग पोंग गेम। अगला है, वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, अरब ने ऑटर को कहाँ रखा था, अरब के जो लेकर आए थे उसे, इन ए सैक में, एक बोरी में। ठीक है, इसका है, when the author saw the otter the first time it resembled, ठीक है, ये किसी की तरह था, तो ये क्या जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ड्रैगन। अब जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो हमारे चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड द बस से है। इसमें देखिए पूछा है, व्हाट डिड वल्ली डू इन ऑन फाइन स्प्रिंग डे, वल्ली उन सुंदर दिनों में क्या किया करती थी। ठीक है, कॉट द बस टू द टाउन, वह शहर के लिए क्या करती है, बस को पकड़ती है, यानी उस सुंदर दिनों में वल्ली क्या करती है, उस गांव से शहर के लिए बस को पकड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, लिखा है, व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की इच्छा क्या थी, यानी वल्ली की इच्छा क्या थी, बस की यात्रा करने की, ट्रक की यात्रा करने की नहीं थी, साइकिल की थी नहीं यात्रा करने की, कार की थी नहीं, यानी वल्ली किस में यात्रा करना चाहती थी, बस में, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस की यात्रा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, ही वॉज फनी,
तो हम कह सकते थे जो कंडक्टर था बहुत ही मजाकिया टाइप का था, ठीक है, जो हमेशा क्या कर रहा था, वल्ली से बातें कर रहा था। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप कीपिंग बाय द वल्लीस मदर, यानी वल्ली के मदर की दोपहर को सोने का समय क्या था, 1 to 4 यानी 1 से 4 बजे तक का। इसमें पूछा है व्हाट सैटेंड वल्ली, वल्ली को किसने दुखी कर दिया, ए डेड काउ यानी एक मित्र काउ को, यानी जो एक काउ थी, एक गाय थी, वो क्या हो गई थी, मृत हो गई थी या मर गई थी। जब देखिए जब वली अपनी यात्रा को शुरू की थी तो जो उसने देखा था कि एक गाय बड़ी प्रसन्नतापूर्वक इधर उधर भाग रही थी, तो बड़ा प्रसन्न हो गई थी। लेकिन जब वो यात्रा से वापस आ रही थी तो उसी गाँव को काऊ को क्या कर रही थी, मृत देखी थी, मरा हुआ, इसलिए वो क्या होती है, दुखी हो जाती है, ठीक है। अगला है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट, यानी क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज इट टेल, आप क्या कहेंगे जब वल्ली कंडक्टर के द्वारा दिए गए ऑफर को क्या करती है, ठुकरा देती है। आप इसे क्या कहेंगे आपकी नज़रों में, जब वल्ली को कंडक्टर ऑफर देता है वो ठुकरा देती है, तो इससे आप क्या कहेंगे वल्ली को, ठीक, क्या थी, वल्ली एक जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, ठीक है। लिखा है व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, यानी ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे यात्रा के समय क्या करने लगती थी, हंसाने लगी। लिखा है क्या, ओल्ड वुमेन अर्निंग ईयर रिंग, ओल्ड वुमेन के ईयर रिंग तो था नहीं, द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, वो दौड़ते हुए गाय जो इधर उधर भाग रही थी उसी को देखकर वो क्या हो गई थी, बहुत प्रसन्न हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी है। क्या लिखा है व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट इनॉयड हर, यानी जो वृद्ध व्यक्ति था वो वल्ली से क्या कहता है जो उसे चिंतित कर देता है, ठीक है। ही साउटेड एट हर, वो चिल्लाता है उसके ऊपर, नहीं। सी आस्क्ड व्हाई सी अलोन, वो चिल्लाता है कि वो अकेले क्यों आई है, ये भी नहीं, ठीक है। ही मैरली आस्क्ड हर टू सिट, वो क्या करता है उसे बैठने के लिए कहता है, ठीक है, बार बार बैठने के लिए बोल रहा था जो वृद्ध व्यक्ति था, इसलिए वो क्या थी, जो वल्ली थी वो चिंतित हो जाती है। इसमें लिखा है हाउ डिड सी पिक अप द स्मॉल डिटेल, वो छोटी छोटी जानकारियों को कहाँ से इकट्ठा की, अबाउट द बस जर्नी मीन्स बस की यात्रा के लिए, वो बस की यात्रा के लिए छोटी छोटी जानकारियों को कहाँ से इकट्ठा करती है। लिस्टिंग टू ए कन्वर्सेशन ऑफ नेबरहुड, यानी पड़ोसियों की बातचीत को सुनकर, आस्किंग ए फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चन, और थोड़े कुछ क्वेश्चन को पूछकर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द एबव मीन्स ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। लिखा है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर हावर, वो प्रति घंटे वह इस जो बस था उसकी गलियों को कितनी बार पार करता था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 बार। अगला पूछा व्हाट वाज द वल्ली एज, वल्ली की उम्र क्या थी, जो वल्ली थी वो 8 साल की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2023 के डीजे सीरीज में आया हुआ है। वल्ली की उम्र कितनी थी, 8 साल की थी, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक से भी शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द बस, मैडम राइट द बस के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्ली कानन, ठीक है, वल्ली कानन, ठीक है। आगे आंसर देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, वल्ली क्यों खड़ी हो गई। सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वो यात्रा का आनंद लेना चाहती थी। सी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, उससे बाहर की वस्तुएं उचित तरीके अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बार बार क्या हो रही थी, खड़ा हो जा रही थी। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर माना जाएगा बी, सही ऑप्शन नंबर बी, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 8 द सेरेमन एट बनारस से। व्हाट वाज द गौतमी बुद्ध अर्ली नेम्स, गौतम बुद्ध का अर्ली यानी बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। व्हाट मूव हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसने क्या किया, आगे बढ़ाया, प्रेरित किया। ये सिख बीमार व्यक्ति, एन एज मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, ए मोंग विगनिंग एक साधु जो था, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव मींस ये सभी चीज़ों को देखकर वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर, कितने वर्षों तक वो घूमते रहे, 7 वर्षों तक, ठीक है। जो सिद्धार्थ थे वो कितने वर्षों तक घूमते रहे, 7 वर्षों तक। अगला है वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट कम, यानी अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए तब तक जब तक उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो कहाँ बैठे रहते हैं, अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री मतलब अंडर ए बनियान ट्री, ठीक है, बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए थे वो।
व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री, बनियान ट्री, उस पेड़ का नाम क्या था, उसको बोधि ट्री के नाम से जाना था। ध्यान से समझिएगा, ये अपने जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कहाँ बैठे थे, वो एक बनियान ट्री के, और उस बनियान ट्री का नाम क्या था, बोधि ट्री या नॉलेज ट्री के नाम से भी उसे जानते थे। ठीक है, या उसे द ट्री ऑफ विजडम के भी नाम से जाना गया था। विच सीड, कौन सी बीज डिड बुद्धा आज किसा टू ब्रिंग, बुद्धा ने किसा से लाने के लिए कहा था। मस्टर्ड सीड में सरसों के बीज, यानी बुद्धा ने जो किसा गौतमी से सरसों के बीज लाने के लिए कहा था। हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, यानी जब किसा गौतमी को वो बीज नहीं मिलते हैं सरसों के तो उसे कैसा महसूस होता है। ठीक है, वो वेरी होपलेस मीन्स बिना उम्मीद के हो जाती है, मोटिवेट उत्साहित तो होती नहीं है क्योंकि उसे अपने बच्चे को जीवित करना चाहता। तो जब सरसों के दाने नहीं मिलते हैं तो क्या होती है, निराश हो जाती है, चिंतित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, वॉट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज, अंत में उसे क्या महसूस होता है, यानी जो किसा गौतमी थी जब उसे सरसों के दाने नहीं मिलते तो उसे क्या महसूस होता है। तो ध्यान से उसका जो एक था कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए एक जैसा है और उसके सबको मरना ही मरना, किसी को पहले तो किसी को बाद में। ठीक है, और क्या है, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, बुद्धा ने उस जीवन के बारे में क्या बताया। इट इज ट्रबल, यह परेशानी से भरा है। इट इज ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन मीन्स दर्द से भरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी हो गया ऑप्शन नंबर, ऑल ऑफ द एबव। लिखा है द वाइज डू नॉट नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या होगा, ग्रीव। ठीक है, क्या है, हाउ ओल्ड वॉज द सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंसेस द प्रिंसली लाइफ, जब वह राजशाही जीवन को त्यागते हैं तो उनकी उम्र कितनी थी, 25 साल की। ठीक है, ही गॉट एलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, वह कितने दिनों बाद या कहें तो कितने वर्षों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 7 वर्षों तक जंगलों में घूमने के बाद उन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सिमरन, यानी बुद्धा ने अपने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, पटना में नहीं दिया था, लुम्बिनी में नहीं दिया था, गया में नहीं दिया, उन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, बनारस में। अगला है दोज हु डू नॉट ग्राइव आर, ठीक है, जो पश्चाताप नहीं करते वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों देखिए आज की ये लास्ट वीडियो का चैप्टर कौन सा है, द प्रपोजल। ठीक है, इसमें पूछा है कि लोमो, हु वाज लोमो, लोमो कौन था। ठीक है, लोमो कौन था, लोमो क्या था, एक भूस्वामी था, लैंड ऑनर, एक भूस्वामी था। हाउ ओल्ड वाज लेमो, लेमो कितने साल का था, 35 ईयर, लोमो कितने साल का था, 35 ईयर का था। देखिए अगला क्या है, वाई डिड लोमो कम टू चुम्बको हाउस, वो चम्को के हाउस के घर क्यों आता है, टू प्रपोज नताल्या, नताल्या को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, चुम्बकों के घर वो जो था लोमो क्यों आता है, नताल्या को प्रपोज करने के लिए। हाउ ओल्ड वाज नताल्या, नताल्या कितने साल की थी, 25 ईयर्स, नताल्या जो थी 25 साल की थी। यानी अब इसमें पूछा है कि विच फीचर इज करेक्ट विथ नताल्या, इनमें से कौन सी गुण नताल्या को फिट बैठते थे। ए लव सिक कैट, एन अगली गर्ल, अगली गर्ल में थोड़ा सी कुरूप थी, एन ग्रोन अप लेडी, ऑल ऑफ द अबव मीन्स उसमें ये सारे सभी क्वालिटी थे। चुम्बको वाज नताल्या, चुम्को नताल्या के कौन थे, चुम्को नताल्या के पिताजी थे। व्हेन लोमो लेफ्ट चुम्बको हाउस हाउ डिड ही फील, जब लोमो क्या करते, चुम्बकों के घर को छोड़ देते तो उसे कैसा महसूस होता है, तो उसे अपसेट महसूस होता है, दुखी महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि क्या नताल्या को शादी करने की इच्छा थी, क्या वाज नताल्या विलिंग टू मैरी लोमो, क्या नताल्या लोमो से शादी करना की चाहती थी या उससे शादी करने की इच्छा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ट्रबल, यानी हृदय की बीमारी से कौन पीड़ित था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लोमो। ठीक है, डिड नताल्या एंड लोमो गॉट मैरी इन द एंड, क्या अंत में लोमो और नताल्या की शादी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, लोमो और नताल्या की शादी अंत में हो जाती है। अगला है विच लैंड वेयर दे फाइटिंग अबाउट, वे किस भूमि को लेकर आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तो ऑक्सन मिडोज को लेकर वे एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे। आगे क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। व्हेन डज नताल्या एक्सेप्ट द प्रपोजल, नताल्या ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कब किया। व्हेन लोमो वेंट अनकॉन्शियस, जब क्या हो जाए
वो बेहोश हो गया, तब नतालिया दुखी हो जाती है और उसके क्या करती है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। हाउ आर लोमोव एंड चुम्बको रिलेटेड? लोमोव एंड चुम्बको एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित थे? वे एक दूसरे के पड़ोसी थे। व्हाट डिड नतालिया ऑफर लोमो? नतालिया ने लोमो को क्या दी, यानी ऑफर किया? नतालिया ने लोमो को लंच ऑफर किया। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने आपके प्रोज के सारे इम्पॉर्टेंट जो MCQ थे उस सारे चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक मैंने करवा दिए हैं। इसको आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आपको यानी 4 तारीख को है, तो आप अभी से लग जाइएगा। 2 दिन में जितने सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए एक एक करते हुए। आप कुछ इन दिनों नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो आपने लिखा है बनाया है नोट्स उसी से केवल पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास होंगे। बस आपको इंग्लिश में कोई भी परेशानी होती है आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। और कल मैं आपको सप्लीमेंट्री का बाद में मैं आपको किसके प्रोज पोएट्री के सारे जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको मैं आपको क्या करूँगा, MCQ स्टेंजा बेस्ड MCQ मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा।